हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप सिन्हा, केमिस्ट्री वाला। आइए आज हम एक सॉल्यूशन चैप्टर जो लास्ट टॉपिक जो है थ्योरी में वो है abnormal mass and random वेक्टर। आज इसको पढ़ते हैं। आइए बच्चों देखो कि abnormal molecular mass क्यों आता है। आप लोगों ने इतनी सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ये सारे आपने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस चैप्टर में पढ़ चुके हो। अगर आपने इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, जरूर आपने प्ले लिस्ट में जा करके बाकी वीडियो को भी जरूर देख लेना है। थैंक यू सो मच। आइए स्टार्ट करते हैं कि एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं। बच्चे देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने राउल्ट्स लॉ को पढ़ लिया है और राउल्ट्स लॉ का 2 कंडीशन पढ़ा है, वोलेटाइल के लिए, नॉन वोलेटाइल के लिए। बट यहाँ पर जो बात आता है बच्चे देखो कि ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है ना। क्या वो सोचने वाली बात है ना, मॉलिक्यूलर मास कब एब्नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल ना हो करके एब्नॉर्मल हो, तब उसको हम कहते हैं एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से। क्लियर बच्चे देखो कि जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़े, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी पढ़े, 4 पढ़े। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, सेकंड ऑस्मोटिक प्रेशर है, और थर्ड जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े हमने, और जो फोर्थ है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े। क्लियर, जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़े, बट ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने एक फार्मूला का डिराइव कर रहे थे, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। वो क्या थी ना, मॉलिक्यूलर मास था। तो बच्चे यहां पर उसी चीज को हम अभी पढ़ेंगे कि ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है आर इफेक्टिव मेथड for calculation of molecular mass। तो जितने भी ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या है ना, इफेक्टिव मेथड है। किस लिए ना, टू कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। क्लियर, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ के देख चुके हैं, बस के फार्मूला पे डिराइव कर चुके हैं इन चारों के लिए। बट अब इस समस्या यहां पर आ जाता है कि जब but when the solute is an electrolyte, क्या है ना, इलेक्ट्रोलाइट है। बच्चे जब बात आते है कि सॉल्यूट जब इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होती कि भाई बड़े बड़े कोचिंग भी जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही नहीं समझ आ जाता है भाई इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम इसको किसको कहते हैं। बच्चे ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पानी में डालने से ब्रेक हो जाते हैं। एनी एसिड, बेस और सॉल्ट, तो कोई सा भी एसिड हो या बेस हो या सॉल्ट हो, हम उसको क्या कहते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जांपल NaCl आप ले लो, सॉल्ट है, KCl ले लो, NaOH ले लो, बेस है, HCl ले लो, ये एसिड है। तो ये कोई सा भी एसिड, बेस या सॉल्ट जो पानी में डालने से ब्रेक हो जाता है वो तो इलेक्ट्रोलाइट है। बट अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात हम करता हूं कि ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ना शुगर ले लो, लेकिन ग्लूकोज आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन जितने भी यूरिया है जो पानी में डालने से ब्रेक नहीं होता है बच्चे, उसी को हम क्या कहते हैं ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बट अब बात आता है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट ये है और ये हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बट अब कांसेप्ट यहां पर आके रुक जाता है। वो कहता है कि जब सॉल्यूट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, जब सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा, इनमें से कोई एक चीज हो जाए और ये ना हो, तो इट शोज जो मॉलिक्यूलर मास को हम ऑब्जर्व करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू में, वो एब्नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल नहीं आता है। समझ आए ना, when the solute is an electrolyte then the molecular mass observed by colligative property is not normal। तो क्या होगा, नॉर्मल नहीं होगा। क्या होगा, अगर नॉर्मल नहीं होगा तो क्या होगा, इट इज
abnormal या डेविएशन दिखाएगा। क्लियर? मैं कैसे हम देखते हैं कि अभी मैं इसको थोड़ा सा साइड को इरेज करता हूं, आपको ध्यान से थोड़ा तसल्ली के साथ आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, भले लास्ट को इस चैप्टर की बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे देखो कि वी नो दैट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या है सॉल्यूट पार्टिकल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। जिससे अगर मैं NaCl लेता हूं, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, पानी में डाल दूं, बच्चे देखो ये ब्रेक कर जाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस। तो पहले एक ही पार्टिकल थी बट 1 + 1 2 हो गया, मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए या डबल हो गए। तो इसीलिए इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डबल। ध्यान से सुनो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया डबल हो गया। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास इज हाफ। इसका मतलब क्या है ना मॉलिक्यूलर मास जो है वो आधा हो जाएगा और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होता है। इसका दूसरे मीनिंग हम कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर मास घट जाएगा या मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगा। एक एग्जांपल है, क्यों ये इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों ये है इलेक्ट्रोलाइट। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि भाई मॉलिक्यूलर मास इतनी आनी चाहिए उतना ही आता, उतना ही आता। बट यहां पर हम बात करते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ आया? एक और एग्जांपल आपको मैं लेता हूं, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे वेरिएशन आ रहा है, कैसे वेरिएशन आ रहा है। अब सेकेंड थिंग में यहां पे आपको और एक एग्जांपल करके बताता हूं। सपोज मैं लेता हूं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, जब इसको मैं नहीं मिक्स किया तो ये एसोसिएट हो गई, डाइमर फॉर्मेशन कर लिए है। इसको कहते हैं दो चीज मर्ज हो गया, मींस डाइमर फॉर्मेशन। क्या जब दोनों मर्ज हो गए तो यहां पे देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगी डबल और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज हाफ, क्योंकि 2 से 1 हो गया। तो क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चे मॉलिक्यूलर मास। समझ आए? तो इस रीजन की वजह से जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट को ले लेते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट आइदर एसोसिएट करता है या डिसोसिएट करता है। जब एसोसिएट या डिसोसिएशन होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज आ जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अगर चेंज आ रहा है इसका मतलब लेकिन मॉलिक्यूलर मास भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये दिमाग से एक मिनट डाल दो भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी की वजह से बच्चे जो मॉलिक्यूलर मास आता है एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाता है, इसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास क्या करता है ना डेविएट कर जाता है। क्या करता है ना डेविएट कर जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके आगे जस्ट कि एब्नॉर्मल molecular mass is observed ना कब ऑब्जर्व होगी ना एक कंडीशन है जब सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल, जब सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो। सेकेंड कंडीशन को अगर हम देखते हैं ना सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन विद सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट है कि नहीं सॉल्वेंट का एसोसिएट या डिसोसिएट ब्रेक हो जाता है या एसोसिएट होता है कंबाइंड डाइमर फॉर्मेशन करता है या ट्राइमर या टेट्रामर फॉर्मेशन करता है, उस कंडीशन में एब्नॉर्मल चीज ऑब्जर्व होती है। एक तो पहला जब सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल है नहीं, और सेकंड चीज सॉल्यूट अगर एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहे दैट कंडीशन में क्या होगी ना एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा। अब हम देखते हैं आगे की तरफ जाएंगे।
और अगर abnormal molecular mass आएगा, इसका मतलब है कि जो molecular mass हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एस्टिमेट करता है, वह रिफ्लेक्ट करना चाहता है कि भाई इतनी मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए, वो नहीं होगा, वो मींस उसमें डेविएशन आएगा। उस डेविएशन को लेकिन फाइंड आउट करने के लिए, उसको निकालने के लिए, वह कितनी एसोसिएट है, कितनी डिसोसिएट हो रही, उसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट ने, वैन टॉफ ने एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया, उसको स्मॉल आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसने किया? वैन टॉफ ने। लेकिन ये वाले जो साइंटिस्ट आप देख रहे हो वैन टॉफ है, लेकिन एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, उस फैक्टर को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं वैन टॉफ फैक्टर आई। किस लिए? टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, कितनी एसोसिएट हो रहा है या कितना डिसोसिएट हो रहा है, उसी को मेजर करने के लिए वैन टॉफ ने एक स्मॉल आई करके एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, उसको हम कहते हैं वैन टॉफ फैक्टर आई। तो इसका डेफिनेशन ऑफ आई क्या होगी? कभी-कभी एक मार्क का क्वेश्चन में पूछ लेता है, भाई आई का डेफिनेशन क्या है, बता दो वैन टॉफ फैक्टर आई का, है कि नहीं? इट इज द रेशियो ऑफ observed colligative property upon calculated colligative property। I is equal to mc by mo या फिर I is equal to observed colligative property upon calculated colligative property। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे ऑब्जर्व ऊपर है और यहाँ ऑब्जर्व नीचे है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, मॉलिक्यूलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए फॉर इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना। पहला है P0 माइनस PS बाय P0 कितनी होगी? I into X2। सेकंड जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ना, पाई V इक्वल टू I into nRT। थर्ड जो है डेल्टा TB इज इक्वल टू I into KB into मोलालिटी। फोर्थ जो कंडीशन हम देखते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू I into KF into M। सो दैट मींस ये जो है हम देखते हैं कि I फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ताकि जितनी एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है उसको हम क्या करें? एडजस्ट कर लें, ताकि जो मॉलिक्यूलर मास डेविएट हो रहा था वो ना हो, इसलिए हम आई फैक्टर को क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं। आइए हम आगे की तरफ थोड़ा सा जाएंगे। ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अब तक इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दिल से इसको लाइक या सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्त, रिलेटिव और जिनके पास पढ़ने का साधन नहीं है, लेकिन सुविधा नहीं है, वहां तक भी इस चैनल का लिंक को पहुंचा दो। आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। बेटे देखो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बच्चे देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कितनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसके ऊपर आई डिपेंड करेगा। लेकिन सपोज मैं एक सब्सटेंस लिया A gives rise to B plus C है, अगर मैं यहाँ पे 1 मोल लिया तो 0 0, बट आफ्टर डिसोसिएशन अगर मैं कहता हूँ कि अल्फा डिसोसिएट हो गया तो यहाँ भी अल्फा आएगा और यहाँ भी अल्फा आएगा, लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन तो टोटल कितनी हो जाएगी? इसको मैं मान लूं कि 2 में डिसोसिएट हो रहे या 3 में हो रहे या 4 में हो रहे, तो इसलिए मैंने इसको n अल्फा करके कंसीडर कर लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा ना 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। इन सारे को मैं ऐड कर दिया तो i की वैल्यू कितनी है ना, i कहता है कि हमने लिया था 1, अब कितना है ना 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स टेकन और इनमें से कितनी डिसोसिएशन के बाद है, दैट रेशियो इज इक्वल टू i। तो इसको मैं अगर सॉल्व कर दूं इसको, लेकिन i इज इक्वल टू 1 माइनस i प्लस n अल्फा बाय i माइनस 1 इज इक्वल टू n अल्फा माइनस अल्फा,
तो i माइनस 1 इज अल्फा कॉमन ले तो n माइनस 1 अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपन n माइनस 1, ये चीज आएगा। समझ आया? तो ये चीज हमारे सामने आ गया कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपन n माइनस 1। हम थोड़ी देर में इसको यूज करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लेकिन एंड तक जरूर देखना है। हम तब उसके सेकंड में जाते बच्चे देखो कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन में जाएंगे। इसको भी अल्फा से हम क्या करते हैं ना, डिनोट करते हैं, बा रिप्रेजेंट करते हैं ना, क्या है ना, डिग्री ऑफ सेकंड जो है ना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? तो यहां पे हम देखते हैं कि एक n नंबर ऑफ ए लिया, बाद में a का होल n होगा, एसोसिएट हो गया। तो यहाँ 1 मोल लिया तो यहाँ 0 था, लेकिन तो 1 माइनस अल्फा एसोसिएट हुआ तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा बच्चे, क्योंकि जो एसोसिएट होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। क्या होते हैं? यूनाइट हो जाते हैं। इसकी वजह से अल्फा अपन n, तो इसीलिए टोटल कितनी होगी, i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n डिवाइडेड बाय 1। तो अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस i इनटू n बाय n माइनस 1। यस, n क्या होती है ना बच्चे ना, यहाँ पे देखो कितने में एसोसिएट हो रहे या कितने में डिसोसिएट। अगर NaCl को लेता हूँ तो n हो जाएगा 2 है, कितने में, 2 में डिसोसिएट हो रहे। अगर मैं डाइमर फॉर्मेशन कर एसिटिक एसिड ले लूं या बेंजोइक एसिड ले लूं तो कितने में यूनाइट हो रहे ना, 2 में यूनाइट होते, n फैक्टर वहां पे 2 हो जाएगा। बच्चे ये दो फार्मूला जो मैंने पहले बताया था, अब ये वाला जो फार्मूला है, दोनों फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन में यूज होंगे हैं। एंड की तरफ जो क्वेश्चन है वेंटर फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 3 मार्क का आ ही जाता है, और जे या नेट में 100% एक क्वेश्चन आता है। अगर आपने वेंटर फैक्टर के ऊपर कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है, ध्यान से इसको देख लो। क्लियर? अरे मैं कुछ आपको तरीका बताता हूं कि आई कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन बार बार आता है, आई को हम कैसे निकालते हैं। अगर मैं NaCl ले लूं, मैं कह दूं कि भाई 100% आयनाइज हो रहा है, तो ये देगा आयन, 2 आयन देगा Na+Cl माइनस, तो आई हो जाएगा 2। अगर मैं उस सेम चीज को बोल दूं कि 60% आयनाइज हो रहे, कौन है, NaCl है, तो उस कंडीशन में फार्मूला यूज करनी पड़ेगी, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपन n माइनस 1। तो अल्फा कितनी हो गया, 60% का मतलब है 60 अपन 100 में 0.6, i मुझे निकालना है। n क्या होगा, जो 100% में i था वो n बन जाएगा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा, तो दैट इंप्लाइज i इज इक्वल टू 1.6। तो यहाँ पे 2 होती थी जब 100% में, जब 60% में हुआ तो वही चीज 1.6 हो गया। तो i की वैल्यू क्या करता है ना, वेरी कर सकती है। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन के लिए लेकिन जरूर आप लोग क्या करें, जो ऑनलाइन बैच मेरा चलती है कि नहीं, तो 2 डेज चलता है, तो इसीलिए आप देखिए कि जो लाइव क्लास होते हैं ऑनलाइन है उसको ज्वाइन कीजिए और आप इसके बेनिफिट जरूर उठाइए। थैंक यू सो मच। आपने लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेकिन दूर दूर के बच्चों तक